मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास का टॉपिक है अधिकार की अवधारणा, अर्थ, लक्षण और सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकार एक महत्वपूर्ण धारणा है। मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना बिना अधिकारों के आज के समय में नहीं की जा सकती और इसीलिए हम देखते हैं कि हर राज्य ने अधिक से अधिक विस्तृत रूप में अधिकार प्रदान किए हैं, तभी वो एक लोकतांत्रिक राज्य कहलाते हैं और इसी के आधार पर हम किसी राज्य को अच्छा या बुरा कहते हैं। अधिकार किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो दावे हैं वो माने जाते हैं जिनको समाज ने मान्यता दी हो और जिनको राज्य ने संरक्षण प्रदान किया हो। राज्य संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसी के आधार पर अधिकारों की रक्षा हो सकती है, उनका परिसीमन हो सकता है। अन्यथा एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन निश्चित रूप से करता रहेगा। अपने विकास के लिए मनुष्य को एक खास वातावरण की आवश्यकता होती है और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां राज्य और समाज के माध्यम से बनती हैं। जीवन की इन्हीं परिस्थितियों को अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ खास या अंतर्निहित शक्तियां हैं। इसके लिए वो कुछ मांगे समाज के सामने रखता है और ये मांगे जो हैं ये बहुत तरह की होती हैं। नैतिक हो सकती है, सार्वजनिक कल्याण की हो सकती है, पूरी तरह से स्वार्थी भी हो सकती हैं या अनैतिक भी हो सकती हैं। समाज जो अच्छी मांगे हैं, जो नैतिक मांगे हैं, जो सार्वजनिक कल्याण की मांगे हैं, उन्हें स्वीकार कर लेता है और दूसरी मांगों को अस्वीकार कर लेता है। तो जो मांगे सरकार या समाज के द्वारा स्वीकार की जाती हैं उनको अधिकार कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो इसके अर्थ को स्पष्ट करती हैं। सबसे पहले देखेंगे लास्की की परिभाषा। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जिसकी मांग लोक कल्याण के लिए की जाती है, जिसे इस आधार पर मान्यता भी प्राप्त होती है। वाइल्ड के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की युक्ति संगत मांग है। बार्कर के अनुसार अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक है और जिनकी उपलब्धि राज्य द्वारा संरक्षित होती है। इसी तरह से मैकन ने परिभाषा दी है जिनका कहना है कि अधिकार सामाजिक हित के लिए कुछ अलाभकारी परिस्थितियां हैं जो नागरिक के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के ये बाहरी परिस्थितियां हैं लेकिन व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहद आवश्यक है और इसके साथ साथ ये राज्य द्वारा संरक्षित है। हमने जितने भी विचारक, चाहे वो लास्की हैं, चाहे वाइल्ड हैं, चाहे ग्रीन हैं, बार्कर हैं, मैकन हैं, सभी के अनुसार यही कहा गया है और जब तक राज्य के द्वारा इन्हें मान्यता नहीं मिलती तब तक ये अधिकार नहीं कहलाई जाती। तो एक तरह से अधिकार का संबंध व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों से है। अब देखते हैं अधिकार के तत्व या लक्षण जो एक तरह से हमें परिभाषाओं से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला है अधिकार सामाजिक हित में एक स्वार्थ रहित मांग है, यानी ये ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है बल्कि सभी के व्यक्तित्व के विकास की मांग इसमें होती है या उसका हित जुड़ा होता है और ये जो मांग है ये समाज या राज्य से की जाती है। दूसरा तत्व या लक्षण है इसका अधिकार समाज की दृष्टि है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज में ही अधिकार संभव है। समाज के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं। बिना समाज की स्वीकृति के व्यक्ति की मांगें अधिकार का रूप नहीं ले सकती, यानी समाज की नैतिक शक्ति उसके पीछे होना आवश्यक है। इस तरह से अधिकार समाज की सृष्टि है। तीसरी जो बात आती है वो है राज्य का संरक्षण। राज्य का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना व्यक्ति के अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती।
राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो देखे कि सब व्यक्ति समान रूप से सबको अधिकार मिलते हों, सब उसका समान उपयोग करते हों और कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न करे। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो उसे हम अधिकार नहीं कहते। अगला आता है सर्वव्यापकता। अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, यानी किसी भी राज्य के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के ये प्राप्त होते हैं, यानी ये सार्वभौमिक है, इनकी सर्वव्यापकता है, यानी सभी पर समान रूप से लागू है। अगला आता है इसका कल्याणकारी स्वरूप होता है। अधिकार निश्चित रूप से व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और इसीलिए समाज में मानव की उन्नति में सहायक अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाती है। अधिकार के साथ कर्तव्य घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण बात तत्व या लक्षण है इसका। कर्तव्यों के बिना अधिकार की कल्पना अधूरी है। अधिकार में कर्तव्य निहित है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम अगर भारतीय संविधान को ही देखें तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने जहाँ एक तरफ मौलिक अधिकार दिए हैं, वहीं पर कुछ निश्चित कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं अधिकार संबंधी धारणा है, सिद्धांत। ये वो सिद्धांत हैं जो अधिकार के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह के हैं। आज हम इसमें दो प्रकार के सिद्धांतों को देखेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत जो अधिकारों का है, इसका मानना है कि अधिकार जन्मजात व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं या प्रकृति द्वारा उसको दिए गए हैं और ये अधिकार मनुष्य के द्वारा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता है उससे पहले से उसे प्राप्त थे। जैसे व्यक्ति की त्वचा का रंग उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार उसके अधिकार को उससे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा प्राकृतिक सिद्धांत देने वाले लोगों का मानना है। इसमें जो प्रमुख जन्मजात अधिकार गिनाए गए उसमें आते हैं जीवित रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, और इनको प्राप्त करके सुरक्षित रख के ही व्यक्ति अपने जन्म से अधिकारों का उपभोग कर सकता है। इनमें समाज या राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अधिकार राज्य या समाज की स्थापना से पूर्व प्राप्त हुए हैं। इसके जो प्रमुख विचारक हैं उसमें सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने इसका वर्णन किया, उसके बाद सिसरो ने अधिकार को प्रकृति की देन माना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत देखते हैं जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और उसकी शक्ति को ही महत्वपूर्ण माना। उसने कहा प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शक्ति की इच्छानुसार प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। तो वहीं पर लॉक ने अधिकारों के विषय में लिखा कि समाज के संगठन के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करते थे। लॉक वो पहले उदारवादी लेखक हैं जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसलिए प्राकृतिक माना क्योंकि जिस वस्तु पर मनुष्य अपना श्रम लगाता है वो वस्तु स्वाभाविक रूप से उसके अधिकार में आ जाती है। सामाजिक समझौता जो उनकी प्रसिद्ध किताब है जॉन लॉक की, उसमें रूसो पर हम आते हैं। रूसो जो तीसरे सामाजिक समझौता विचारक हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो पहला वाक्य लिखा वो है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है या सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। तो इस तरह से रूसो अधिकार को एक प्राकृतिक धारणा मानते हैं। थॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के विकास में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में देखें तो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों ने किया।
तो इस तरह से उदारवादी राजनीतिक परंपरा में अधिकार की अवधारणा मौजूद थी, लेकिन इसकी आलोचना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से अधिकार की धारणा उचित नहीं है। सबसे पहला कारण या सबसे पहली आलोचना है कि इस शब्द की यानी प्राकृतिक शब्द की कोई एक सर्वमान्य व्याख्या नहीं है। इसके अनेक अर्थ हैं, अनिश्चित परिभाषा है, इसमें अचेतन तत्व शामिल हैं। जड़ पदार्थों का पर्यायवाची मान के चेतन प्राणियों को शामिल नहीं किया जा सकता। कुछ लोग प्राकृतिक का अर्थ ईश्वरीय मानते हैं, कुछ लोग नैतिक मानते हैं, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से मनुष्य की प्रारंभिक और अविकसित समाजपूर्ण अवस्था को बताते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, इसलिए इसे सही नहीं माना जा सकता। दूसरा है, राज्य को ये सिद्धांत एक कृत्रिम संस्था मानता है, क्योंकि ये मानता है कि प्राकृतिक रूप से कोई सत्ता नहीं थी, मनुष्य ने उसको बनाया है। तो ये एक कृत्रिम संस्था के रूप में प्रकट करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो ये है कि बिना राज्य के अधिकार संभव नहीं है। अगर हम प्राकृतिक संस्था की बात करें या प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो प्राकृतिक अधिकार राज्य के पूर्व की अवस्था में मौजूद नहीं हो सकते। ये एक कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि राज्य ही इसे लागू करता है, राज्य ही इसे बनाता है और राज्य ही इनको संरक्षण देता है। अगली जो आलोचना आती है वो है कि ये सिद्धांत मनुष्य को उग्र व्यक्तिवाद की ओर ले जाता है। कैसे ले जाता है? क्योंकि ये इस धारणा को देता है कि राज्य और समाज से पूर्व भी मनुष्य के पास कुछ अधिकार थे और इससे समाज और राज्य के हितों की उपेक्षा करके एक तरह से व्यक्ति स्वयं के हित में कार्य करने लगता है, जो कि समाज और राज्य के हित में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। अगली आलोचना की जाती है इसकी कि समाज और राज्य को अधिकारों का विरोधी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य और समाज के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी इस सिद्धांत का अपना महत्व है, क्योंकि कुछ हद तक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार इस सिद्धांत से सामने आता है। अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा में प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की गई तो इसमें मानव अधिकारों की एक सर्वव्यापी घोषणा की गई, वो भी इस सिद्धांत को ही प्रकट करती है। अब आते हैं हम अधिकार संबंधी दूसरी धारणा पर। यह है अधिकारों का विधिक या कानूनी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति वैधानिक व्यवस्था से हुई है। ये सिद्धांत एक तरह से प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। ये अधिकारों को राज्य की सृष्टि मानता है, यानी राज्य से उत्पन्न होते हैं। राज्य कानून बनाकर अधिकारों की सृष्टि करता है। कानून या विधि जो कुछ देती है वही अधिकार है, और विधि जो नहीं देती है वो अधिकार नहीं है। यानी राज्य के बिना अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है, वो राज्य के द्वारा ही दिए गए हैं व्यक्ति को। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी जिस प्राकृतिक अधिकार की कल्पना की जा रही थी वो भी उसी सीमा तक प्राप्त हो सकते हैं जिस सीमा तक राज्य ने उसे स्वीकार किया हो। इस सिद्धांत को मानने वाले विचारकों में प्रमुख विचारक हैं हॉब्स और ऑस्टिन। बेंथम भी इसको मानते हैं। वो कहते हैं उचित अर्थ में अधिकार विधि की ही कृति है, यानी अधिकार कानून से ही प्राप्त होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार के 3 पहलू हैं। पहला, राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। दूसरा, राज्य के अपने साधनों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तीसरा, अधिकार गतिशील है, कानूनों में परिवर्तन के साथ साथ अधिकारों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो कुल मिलाकर के अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं, उसके बाहर, राज्य के बाहर उसे प्राप्त नहीं हो सकते।
अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा राज्य स्वयं करता है और ये अधिकार समय, परिस्थिति और कानून के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस सिद्धांत की भी बहुत आलोचना की जाती है। पहली आलोचना की जाती है बहुलवादियों के द्वारा की गई, वो ये है कि राज्य अधिकारों का सृष्टा नहीं है बल्कि रक्षक है। यानी वो अधिकारों को देता नहीं है बल्कि जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। दूसरा है राज्य की निरंकुशता के पोषक है। यदि हम राज्य को उसका सृष्टिकर्ता मान लें तो राज्य निरंकुश बन जाएगा, स्वेच्छाचारी बन जाएगा और व्यक्ति को संघ या समुदाय के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ये सही नहीं है। तीसरी आलोचना की जाती है कि कानून अधिकार का एकमात्र स्रोत नहीं है बल्कि यह अभ्यास और परंपरा पर अधिक आधारित है। रीति रिवाज, धार्मिक परंपरा, ऐतिहासिक रूढ़ियाँ, ये सब मिलकर अधिकारों के स्रोत बनते हैं। अगली बात आती है नैतिक पहलू की, ये उपेक्षा करता है। यानी जो कानून का सिद्धांत है ये अधिकार का जो नैतिक पक्ष है उसको खत्म कर देता है। जैसा कि लॉर्ड ने कहा, एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था अधिकारों की पूर्ण धारणा के लिए आवश्यक है। उसके बिना शक्ति, प्रभाव, दावे और प्रयास हो सकते हैं परंतु अधिकार नहीं। तो ये सिद्धांत भी दोषपूर्ण माना गया। हालांकि इसके माध्यम से भी कुछ चीज़ें मिलती है, जिसमें खास बात यह है कि राज्य द्वारा ही अधिकार को स्वीकृति दी जाती है और कानून द्वारा स्वीकृति मिलने पर ही एक अधिकार लागू किया जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके बाकी जो सिद्धांत हैं, जिसमें अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत आता है, अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत आता है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत आता है और अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे।